तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टडी सॉफ्ट तक इस एपिसोड पे आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पुलिस का काम होता है आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। समाज में ऐसे लोग जो आपराधिक गतिविधि में शामिल हो, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर पुलिस वाले अपराधी को पकड़ने के बजाय खुद ही अपराध करने लगे तो आम लोगों का क्या होगा। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक खुद पुलिस वाला ही अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए एक ऐसा जाल बुनता है जिस केस को सॉल्व करने में करीब करीब 2 सालों का समय भी लग जाता है। लेकिन पुलिस जब 2 साल बाद इस केस की पूरी खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल के आता है जिसको सुन करके हर किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों, दरअसल ये घटना जो है भारत देश की राजधानी दिल्ली शहर की एक इलाका पड़ता है मुखर्जी नगर, और इसी मुखर्जी नगर थाने में पोस्टेड है सुरेंद्र राणा। और सुरेंद्र राणा जिनकी उम्र करीब करीब 42 वर्ष होती है, जो हेड कांस्टेबल होते हैं। वैसे तो सुरेंद्र साहब दिल्ली के आलीपुर गांव का रहने वाले होते हैं। बात मैं आपसे कर रहा हूं साल 2021 के सितंबर महीने की। हर रोज की तरह सुरेंद्र जब एक दिन अपने ड्यूटी पे जाते हैं, थाने पे जब पहुंचते हैं, तो उस दिन थाने में सुरेंद्र की जो मुलाकात होती है एक महिला से हो जाती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। सुरेंद्र जब उस महिला की खूबसूरती को देखता है, अपने आप को रोक ही नहीं पाता और जाकर के उस महिला से पूछताछ करता है। और सुरेंद्र उस महिला से कहता है कि मैंने आपको आज से पहले कभी यहां नहीं देखा। इसमें महिला जवाब देती है कि मेरा नाम मोनिका यादव है। मोनिका, जिसकी उम्र करीब करीब 26 वर्ष है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाली होती है। मोनिका सुरेंद्र से कहती है कि मैं कल ही इस थाने में ज्वाइन की हूं एज अ कांस्टेबल। मोनिका जो मुखर्जी नगर के एक पीजी में रहती थी और साथ ही साथ आईएएस की तैयारी करती थी। मोनिका जैसे अपने बारे में सुरेंद्र साहब से बताती है, सुरेंद्र भी अपना परिचय मोनिका को देते हैं, जिसके कारण सुरेंद्र और मोनिका के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में जब गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही करीब करीब 5 से 6 महीने का समय बीतता है, सुरेंद्र को मोनिका से प्यार हो जाता है। सुरेंद्र को जब मोनिका से प्यार हो जाता है और सुरेंद्र मोनिका के बगैर अब रह ही नहीं पाता। इसीलिए अब एक दिन सुरेंद्र अपनी पूरी दिल की बात मोनिका से कहता है। और सुरेंद्र जब अपनी प्यार का इजहार मोनिका के सामने करता है, इसे सुनकर के मोनिका को भी बहुत अजीब सा लगता है। मोनिका कोई जवाब ही नहीं देती है, क्योंकि सुरेंद्र और मोनिका के बीच में जो उम्र का लगभग करीब 15 साल का फासला होता है। मोनिका जब कोई जवाब नहीं देती है, इस पर सुरेंद्र मोनिका को कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूं, बल्कि शादी भी तुमसे करना चाहता हूं। सुरेंद्र मोनिका से कहता है कि मेरे पास ढेरों सारे पैसे हैं, धन दौलत है, बल्कि अलीपुर गांव के अंदर बहुत खूबसूरत सा बंगला भी है। याद रखना, अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया तो मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। सुरेंद्र जब मोनिका से शादी करने की बात कहता है, इस पर मोनिका कहती है कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए समय चाहिए। सुरेंद्र उसे समय भी देता है। मोनिका जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाली है, वो मोनिका के पिता का जो नाम है वो रामपाल ब्रह्मपाल, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई रह चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले ही उन्हें शहीद हो चुके हैं। मोनिका की एक बड़ी बहन भी है, तपस्या। मोनिका अब सुरेंद्र के बारे में अपनी बड़ी बहन तपस्या से कहती है। शादी की जब बात कहती है, तपस्या कहती है कि तुम मुझसे उससे शादी करोगी या नहीं करोगी ये बात की बात है, लेकिन मेरी पहले सुरेंद्र से मुलाकात कराओ। मुलाकात कराने की जब बात कहती है तपस्या, तो मोनिका इस बारे में सुरेंद्र से कहती है कि तुम्हें मेरी बहन से मिलने के लिए मेरे पैतृक गांव बुलंदशहर चलना होगा। सुरेंद्र मोनिका के साथ बुलंदशहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मोनिका जब सुरेंद्र को लेकर के अपनी बहन के पास जाती है, इधर तपस्या जब सुरेंद्र को देखती है, सुरेंद्र उसे पसंद आ जाता है। इसीलिए तपस्या अब दोनों की शादी करने की मंजूरी भी दे देती है। इधर मोनिका और सुरेंद्र को अब शादी की मंजूरी जैसे ही मिलती है, दोनों एक दूसरे के साथ जहां तहां घूमना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, 9 सितंबर 2021 को सुबह सुबह सुरेंद्र मोनिका से मुलाकात करने के लिए मुखर्जी नगर उसके पीजी हाउस पे पहुंचता है। लेकिन रास्ते में जब वो था, तभी मोनिका की बहन तपस्या सुरेंद्र के नंबर पे कॉल करती है।
तपस्या सुरेंद्र से कहती है कि मैं कई घंटों से मोनिका के नंबर पे कॉल कर रही हूँ, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। तुम जा करके जरा देखो और मेरे उससे बात करवाओ। जैसे इस तरह की बातें वो कहती है, सुरेंद्र कह रहा है कि मैं रास्ते में हूँ, उससे मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। सुरेंद्र जब मोनिका से मिलने के लिए उसके पीजी हाउस पे जाता तो देखता है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो कहता है, एक महिला बताता है वहां पर कि मोनिका कल से नहीं दिख रही है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें सुरेंद्र से कहती है, सुरेंद्र अब ये सारी बातें मोनिका की बड़ी बहन तपस्या को बताता है। अब तपस्या को बताने के बाद सुरेंद्र और मोनिका की हर जगह पे तलाश होती है, लेकिन सुरेंद्र अपने तमाम प्रयास कर लेता है। मोनिका को ढूंढने में पूरे दिन का समय लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद मोनिका का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। इसीलिए सुरेंद्र अब तपस्या के नंबर पे फिर से कॉल करता है और कहता है कि दीदी अब दिल्ली आ जाओ, हम दोनों चल करके थाने में मोनिका की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जैसे इस तरह की बातें वो कहता है, उधर तपस्या भी अब चल करके दिल्ली में पहुंच जाती है और फिर 20 सितंबर 2021 को दोनों मुखर्जी नगर थाने में पहुंचकर मोनिका की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, साथ ही साथ मोनिका की तलाश करना शुरू करती है। इधर पुलिस अब मोनिका की तलाश कर ही रही थी, तभी करीब करीब 3 दिन के बाद तपस्या के नंबर पे एक कॉल आता है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या आप मोनिका बोल रही हैं? इसमें तपस्या कहती है कि नहीं, मैं उसकी बड़ी बहन तपस्या बोल रही हूँ। फोन करने वाला व्यक्ति फिर से कहता है कि दरअसल मैं देहरादून के एक होटल से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले दिल्ली मोनिका अपने पति के साथ ये इस होटल में ठहरने के लिए आई थी, लेकिन मैडम जब यहाँ से वापस गई तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गया। होटल मैनेजर जैसे इस तरह की बातें तपस्या से कहता है, तपस्या को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता इसे सुनकर। तपस्या सोच में पड़ जाती है कि मोनिका ने बिना बताए शादी कैसे कर लिया। तपस्या इस बारे में जब सुरेंद्र से बताती है, सुरेंद्र कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ देहरादून चलता हूँ। दोनों जब देहरादून पहुंचते हैं, उस होटल पे पहुंचते हैं, होटल मैनेजर से मुलाकात करते हैं, तो होटल मैनेजर बताता है कि मोनिका मैडम अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे छूट गया, जिसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पुलिस का कार्ड भी है। उस सारा डॉक्यूमेंट्स ला करके तपस्या को देते। तपस्या होटल मैनेजर से बताती है कि मुझे मोनिका के पति का नाम जानना है, क्या उसका नाम तुम बता सकते हो? होटल मैनेजर जब अपना डिटेल्स चेक करता है तो डिटेल्स चेक करके बताता है कि मैम, मोनिका के पति का नाम जो है वो अरविंद कुमार है। जैसे इस तरह की बातें वो कहता है, ये सुनकर के सुरेंद्र को काफी गुस्सा आता है। सुरेंद्र वहीं पर तपस्या के सामने अपने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और तपस्या को समझाते हुए कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, कभी ये मत बताना कि मोनिका ने भाग करके अपने आशिक से शादी कर लिया है, क्योंकि सब जानते कि मैं मोनिका से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। अगर लोगों को यह बात पता चलेगा तो इसे मेरी काफी बदनामी होगी। तपस्या सुरेंद्र की बात मान लेती है, लेकिन दोनों जब वापस दिल्ली थाने में पहुंचते हैं, जाकर के जब मुखर्जी नगर थाने में रिपोर्ट करते हैं, इधर पुलिस को जब पता चलता है कि मोनिका अपने आशिक के साथ भाग करके शादी कर ली है, पुलिस भी उस केस फाइल को बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन तपस्या को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी बहन उसको बिना बताए कैसे शादी कर ली। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय बीतता है, एक दिन मोनिका का पति अरविंद कुमार तपस्या के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों ने शादी कर लिया है और हम गुड़गांव में हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अरविंद जैसे इस तरह की बातें तपस्या से कहता है, तो तपस्या कहती है कि मेरी बात मोनिका से करवाओ। अरविंद कहता है कि मोनिका अपने घर वालों से बातचीत ही नहीं करना चाहती। उसके बाद फोन कट कर देता है वो। इधर तपस्या को जब पता चलता है कि वाकई मोनिका ने अपनी शादी करके गुड़गांव में जीवन बिता रही है, तपस्या भी उसे करीब करीब भूल ही जाती है। तपस्या इंतजार करने लगती है कि जब मोनिका को मन करेगा वापस वो जरूर घर आएगी। धीरे धीरे करीब करीब 2 साल का समय बीत जाता है, लेकिन जैसे ही साल 2023 का सितंबर महीना आता है, 2 साल का समय बीतने के बाद मोनिका जब घर वापस नहीं आती, नहीं अपनी बहन से कांटेक्ट करने की प्रयास करती है, इस पर तपस्या को डर सताता है। तपस्या को लगता है कि शायद मोनिका के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। इसीलिए साल 2023 का सितंबर का महीना होता है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमित अरोड़ा से मुलाकात करती है, जाकर मोनिका की पूरी कहानी बताती है। तपस्या कमिश्नर से कहती है कि साहब, मोनिका को
कहीं से भी ढूंढ लाइए। दरअसल मुझे डर लग रहा है कि शायद मोनिका के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। जैसे इस तरह की बातें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहती है, पुलिस अब मोनिका को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन करती है। अब पुलिस अब मोनिका को ढूंढने के लिए सबसे पहले देहरादून उस होटल पहुंचता है और जाकर के होटल मैनेजर से कहता है पुलिस कि जिस दिन मोनिका अपने पति के साथ इस होटल में आए थे उस दिन का हमें सीसीटीवी रिकॉर्ड चाहिए। होटल मैनेजर सारी रिकॉर्डिंग निकाल करके पुलिस वालों को दे देता है। पुलिस उस रिकॉर्डिंग को लेकर के वापस जब आती है दिल्ली और आकर के उस रिकॉर्ड को तपस्या को दिखाती है और तपस्या साथ ही तपस्या से पूछताछ करती है कि देख करके बताओ क्या यही मोनिका है ना। तपस्या लेकिन जब उस सीसीटीवी रिकॉर्ड को देखती है, खासकर जब उस लड़की को देखती है, तो तपस्या कहती है कि साहब ये मोनिका नहीं है। तपस्या जब मोनिका को पहचानने से इनकार कर देती है, अब पुलिस भी इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस को लगने लगता है कि शायद मोनिका के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। पुलिस तपस्या से कहती है कि मोनिका के पति अरविंद ने जिस नंबर से तुम्हें कॉल किया था वो नंबर हमें दो। तपस्या जब वो नंबर पुलिस वालों को देती है, पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी राजपाल के नाम पे रजिस्टर्ड है जो दिल्ली शहर का ही रहने वाला है। पुलिस को जैसे राजपाल का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब राजपाल के घर पे पहुंचती है और पहुंच करके अपने कब्जे में ले लेती है और फिर राजपाल से मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। इस पे राजपाल कहता है कि साहब वो नंबर मेरे नाम पे रजिस्टर्ड तो जरूर है, लेकिन नंबर मैं नहीं चलाता हूं, बल्कि ये नंबर मैंने अपने एक दोस्त रोबिन को दिया है। रॉबिन का एड्रेस जैसे राजपाल देता है, पुलिस रॉबिन के घर पे पहुंच जाती है और जाकर के रॉबिन को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। लेकिन जैसे पुलिस रॉबिन को अपने कब्जे में लेकर के आती है तो पता चलता है कि रॉबिन वही लड़का है जो मोनिका के साथ उस सीसीटीवी फुटेज में देहरादून के होटल के अंदर दिखा था। पुलिस जैसे ही रॉबिन को अपने कस्टडी में लेती है, पुलिस अब रॉबिन से मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही रॉबिन के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है, रॉबिन सुरेंद्र राणा का नाम बता देता है। पुलिस जैसे ही सुरेंद्र राणा का नाम सुनती है, अब पुलिस सुरेंद्र को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर सुरेंद्र से मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। सुरेंद्र बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता। सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है साहब मोनिका की 2 साल पहले ही हत्या कर दी गई। लेकिन सुरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करता है तो वाकई में इसको सुनने के बाद खुद मोनिका की बहन जो तपस्या को भी अपने कानों पे बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है घटना से करीब करीब 2 साल पहले, जब सुरेंद्र और मोनिका को दोस्ती ही नहीं होता बल्कि दोनों को जब शादी करने का मंजूरी तक मिल जाता है, दोनों एक साथ जब समय व्यतीत करने लगते हैं। मोनिका इधर सुरेंद्र से शादी करने से पहले एक दिन अलीपुर गांव में उसका घर देखने के लिए जाती है। लेकिन अलीपुर जब पहुंचती है, वो चूंकि मोनिका सुरेंद्र का घर तो नहीं देख पाई थी, अलीपुर गांव में पहुंचने के बाद जो है सुरेंद्र के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे एरिया में आई हूं, क्यों ना मैं चलकर तुम्हारा घर देख लेती हूँ। मोनिका जैसे इस तरह की बातें सुरेंद्र से कहती है, यह सुन करके सुरेंद्र एकदम से डर जाता है, क्योंकि सुरेंद्र ने मोनिका से बहुत सारा झूठ बोला था। दरअसल सुरेंद्र जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं था बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। सुरेंद्र को जैसे ही पता चलता है कि मोनिका उसके इलाके में पहुंच गई है, सुरेंद्र मोनिका से कहता है कि तुम जहां पर हो वहीं पे ठहरो, मैं वहीं पे अभी आ रहा हूं। सुरेंद्र मोनिका से मिलने के लिए जब रवाना होता है, रास्ते में ही तरह तरह की बातें सोच करके वो डरने लगता है। सुरेंद्र को लगता है कि मोनिका को जब पूरी सच्चाई पता चलेगा उसे बुरी तरीके से फंसा देगी। सुरेंद्र को अब अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगता है। सुरेंद्र के लिए अब मोनिका अपने रास्ते का रोड़ा बन जाती है, इसलिए सुरेंद्र रास्ते में ही आनंद फानन में ही मोनिका को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बना लेता है। सुरेंद्र मोनिका को इस दुनिया से हटाने के लिए जो एक षड्यंत्र जो नया बनाता है, जब मोनिका के पास पहुंचता है तो अपने घर नहीं लाता है बल्कि अपने गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना हो जाता है और गाड़ी को लेकर के सीधे बुराड़ी के यमुना पुस्ता इलाके में पहुंच जाता है। बुराड़ी के पुस्ता इलाके में पहुंचकर वो एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रोकता, मोनिका को अपनी सारी सच्चाई भी नहीं बताता और बिना सच्चाई बताए से उसी गाड़ी के अंदर मोनिका की गला दबा करके हत्या कर देता है। उसके बाद से उसकी लाश को वहीं पर एक गड्ढा खोद करके उसमें डालकर मिट्टी डाल देता है
उसके बाद से सुरेंद्र जब अपने घर पे आता है और अपने आप को बचाने के लिए एक और नया तरकीब बना लेता है। इधर तपस्या जब सुरेंद्र के नंबर पे फोन करती है, मोनिका के बारे में पूछताछ करती है, तो सुरेंद्र तपस्या से कह देता है कि मोनिका कहीं गायब हो गई है। तो उसके बाद से सुरेंद्र अब ये पूरी सच्चाई जो है रॉबिन से बता देता है। रॉबिन कोई और नहीं होता बल्कि सुरेंद्र का ही साला होता है। सुरेंद्र जब अपनी पूरी सच्चाई रॉबिन से बताता है, रॉबिन भी सुरेंद्र का साथ देने के लिए तैयार होता है। सुरेंद्र एक कॉल गर्ल को लेकर के पहुंचता है और रॉबिन के साथ उस लड़की को देहरादून के होटल में भेज देता है और साथ ही साथ मोनिका के कुछ आईडी प्रूफ भी रॉबिन को दे देता है। और रॉबिन से कहता है कि इस लड़की को लेकर के जब होटल में तुम जाओगे तो इसे अपने पत्नी बता देना और इसका नाम मोनिका बताना। लेकिन जब तुम होटल से बाहर निकलोगे तो ये मोनिका के कुछ आईडी प्रूफ जो वहीं पे छोड़ देना। रॉबिन बिल्कुल भी ऐसा ही करता है जैसे सुरेंद्र समझाया था। लेकिन जैसे उधर से होटल मैनेजर तपस्या के नंबर पे कॉल करता है और बुला करके मोनिका के आईडी प्रूफ देता है, मोनिका यह तो मान जाती है कि उसकी बहन ने शादी कर लिया है। तपस्या मान लेती है, लेकिन तपस्या को ये पता ही नहीं चलता कि उसकी बहन घर क्यों नहीं आ रही है। तो उसके बाद भी तपस्या शुरुआत करती है, अपने बहन की तलाश शुरुआत करती है। सुरेंद्र को जब पता चल जाता है कि तपस्या अस्थिर नहीं बैठने वाली है, तो फिर से वो कहता है कि तुम रॉबिन से सुरेंद्र कहता है कि तुम कॉल करके तपस्या को बताओ कि मैं मोनिका के साथ गुड़गांव में रह रहा हूँ, मैं शादी कर चुका हूँ। तो एक सप्ताह बाद तपस्या को रॉबिन कॉल करके बताता है तो तपस्या अस्थिर हो जाती है। लेकिन 2 साल बाद ही मोनिका जब घर पे वापस नहीं आती है, तब जाकर के तपस्या को कुछ अटपटा सा लगता है। जाकर के दिल्ली वो पुलिस कमिश्नर अमित अरोड़ा से मुलाकात करते हुए मोनिका के बारे में सारी बात बताती है। 2 साल बाद जब इस केस की छानबीन करना पुलिस शुरू करती है, तब जाकर के इस केस की पूरी खुलासा होती है। जब सुरेंद्र वाकई में पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सुरेंद्र के कहने पे उसके दोनों साथियों को भी अपने कस्टडी में ले करके आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना सुनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।